अब हरियाणवी रोक के नहीं रुकेगी, इसकी महत्ता जग जाहिर हो चुकी है। एवं निरंजन शैलपति शिव शंकर जग प्रवेश तुही, दृग लोचन लाल विशाल भाल कालन के काल महेश तुही। अब देखिए तीसरा शब्द, वट वृक्ष बड़े फल फूल जड़े थारे पास खड़े भारी तन के, महादेव तपे कई कल्प टपे हरिओम जपे नित बचपन के, सिर जटा जूट रही घटा ऊठ जैसे अटा टूट बादल घन के, उन बीच गंग पी भंग दंग सब रंग खिले थारे मन के, तुम अजर अमर ना करो उजर करो मेर नजर आदेश तुही, दृग लोचन लाल विशाल भाल कालन के काल महेश तुही। लोग आ के हमको छलते रहे, गिरगिट सा रंग बदलते रहे, हम मजबूर थे न बदलने को, वो सुबह शाम रोज ही बदलते रहे। यहाँ भीड़ भारी रोशनी का चमन है, ऊंची दीवारों में जिंदगी दफन है, याद आती मुझको मेरे गांव की, प्यार की उस ठंडी ठंडी छांव की। पर सोचता हूँ लौटूं याद आती बहना, लौटा तो कैसे सजाऊंगा ढोली, कैसे मनेगी दिवाली और होली, बापू को कैसे सहारा मिलेगा, आंखों में कैसे सितारा खिलेगा। शब्द कोश में शेष रह गए यारी प्यार वफा ईमान, गली गली हर चौराहे पे खुद गर्जी की सजी दुकान, यारी लोग बदलते ऐसे कपड़ा जैसे किया स्नान, प्यार किराएदार सरीखा दिनों महीनों का मेहमान। जय तो भारतम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बालकिशन शर्मा जी, जिनको अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जनकवि मेहर सिंह सम्मान दिया गया है वर्ष 2019 के लिए। डॉक्टर बालकिशन शर्मा, जी हाँ, डॉक्टर बालकिशन शर्मा जिनका जन्म हुआ अलीपुर खालसा में, जिला करनाल में, आज हमारे साथ हैं और लोक साहित्य के बहुत बड़े प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। लोक साहित्य में अगर काम की बात हम जब करते हैं और डॉक्टर बालकिशन शर्मा का नाम ना लिया जाए या उनका जिक्र ना हो तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर बालकिशन शर्मा जी आपका स्वागत करते हैं और आपको साहित्य अकादमी सम्मान के लिए हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार, और ये सम्मान के लिए जो आप बधाई दे रहे हैं ये सभी आप लोगों का, मित्रों का, बंधुओं का और स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद है। हृदय से आभारी हूँ। शर्मा जी, किसी भी व्यक्ति की शुरुआत होती है उसके परिवार से, तो साहित्यकार बनने से पहले, साहित्य की दिशा पकड़ने से पहले आपके परिवार ने पूरा सहयोग दिया होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसमें योगदान रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, क्या रही है। परिवार में मेरे पिताजी और एक उनके बड़े भाई थे जो ताऊ जी थे, और दादाजी को मैंने खूब देखा है, और दादाजी बड़े भक्त थे। ताऊ जी उर्दू की 5 क्लास पढ़े लिखे थे, शुगर मिल में सर्विस करते थे, और मेरे पिताजी हल चलाते थे। माताजी भी घर का काम करती, खेती में हाथ बटाती थी, और शिक्षा का कोई उससे उस समय संबंध नहीं था। जो बचपन के संस्कार जो परिवार से मिलते हैं, बड़ा सनातन धर्मी परिवार, बड़ा शुद्ध सात्विक, और ग्राम का वातावरण ऐसा जैसा वृंदावन का। बहुत गरीबी थी क्योंकि जमीन जायदाद खेती बाड़ी तो अधिक जमीन नहीं थी, सभी के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। और जहाँ तक मुझे याद है बचपन में सारे गांव में कच्चे ही मकान थे, 2-4 पक्के मकान थे और एक चौपाल होती थी पक्की, जिसमें विवाह शादियों में बारात ठहरती थी, और बाकी सारा कच्चे मकान और बड़ा सादा रहन सहन, पशुपालन, यही पृष्ठभूमि थी। शर्मा जी, उस समय में और आज में समाज में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। अगर आपके समय की बात करूं, मैं 1970 के आसपास की अगर मैं बात करके चलूं, तो उस समय का जो आसपास का परिवेश था, सामाजिक माहौल था, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि परिवेश निरंतर बदल रहा है, और अब तो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। उस समय जो ग्रामीण वातावरण जिसमें हम पले बड़े हुए और बचपन बीता, तो गांव के अंदर बड़ा प्यार था, लोगों में बड़ी आत्मीयता थी, गरीबी होते हुए भी एक दूसरे का दुख दर्द बांटना। और आज भी स्मरण करता हूं कि जब शादी होती थी तो यजमान खुद चल के कुम्हार के यहाँ चाक पूजने के बहाने से जाते थे।
नाई कढ़ाई पर कई दिन पहले आ जाते थे। लोहार, बढ़ई और सभी को जो जो उससे जुड़े हुए लोग थे, विवाह में उन सब का बड़ा आदर मान किया जाता था। वर्ण भेद नहीं था, छोटे बड़े की कोई नहीं, सबको बराबर खुशी होती थी। ऐसा सामाजिक परिवेश था उसमें। और जो भी मेहमान आ जाता था, सारे गांव का ही साझा मेहमान होता था। आपस में बड़ा प्यार, मेल जोल, दुख सुख में एक दूसरे की मदद करना, और बड़ा अच्छा वातावरण था। लेकिन वो प्यार आज भी याद आता है, सबका दुख सुख में शामिल होना, वो बेहद सराहनीय था। जी डॉक्टर साहब, आपके जीवन के ऊपर पारिवारिक पृष्ठभूमि का और सामाजिक पृष्ठभूमि का कितना असर आप मानते हैं? अभाव में जीवन जीना, कम से कम खर्च में काम चलाना, ये सारा कुछ है मेरी पृष्ठभूमि में, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जी जो मैं ये बात बताते हुए बहुत ही विनम्र भाव से कि कई बार कुब्बे का लात लग जाए तो वह रास आ जाए, उसका कुब टूट जाए। अगर वो अभाव ना होता, अगर वो तिरस्कार ना होता, वो उपेक्षा ना होती, और वो दृश्य मैंने ना देखे होते, तो शायद मेरे अंदर इतना ऊपर उठने की भावना ना होती। आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे जैसे युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में रहती है कि आपके खान पान, रुचि के बारे में जानने की इच्छा रहती है। अगर आपके खान पान, रुचि और जो व्यवहार आपको पसंद है उसकी बात हम करें, हमारे दर्शक जानना चाहें तो उसके बारे में हमें जी बताइए। जी, मैं अपनी रुचि और खान पान के विषय में बताने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मेरे जीवन का, जो शिक्षा का, वो इसमें मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा। कि गांव में जब पहली क्लास कह लो उस समय शुरू हुई, तो गांव में स्कूल नहीं था। चौपाल में एक मास्टर जी थे, पहलवान मास्टर, वो पढ़ाते थे। और जैसे ही मेरी पहली क्लास बिना नाम लिखे पूरी हुई, उस समय गांव में 2 कमरों का स्कूल उन्होंने बनवाया पंचायत से कह करके। और वो अध्यापक सच में ही अध्यापक था। आज भी मैं सोचता हूँ काश इस देश में ऐसे अध्यापक हो। वो अध्यापक नहीं, वो देवदूत था, वो ऋषि था। और जब स्कूल बनवाया और स्कूल चालू किया, और वो ना तो उसके पहलवान मास्टर उसे कहते थे, यानी वो पहलवान नहीं करते थे, व्यायाम करते थे। और गांव के विद्यार्थियों में, बच्चों में भी, और गांव के लोगों में भी चरित्र निर्माण का बड़ा प्रयास करते थे। ना तो उनके स्कूल लगने का समय था, ना उनका छुट्टी का समय था, पूरा दिन क्लास चलती थी। लेकिन उन्होंने गांव में एक कुश्ती, कबड्डी और चरित्र निर्माण, और बच्चों को मैं आज भी सोचता हूँ कि मुझे तीसरी क्लास में ही वो अब्दुल हमीद के फोटो दिखाते थे कि देखो सेना में इसने परमवीर चक्र प्राप्त किया है। अभिमन्यु की, महाभारत की कथाएं सुनाते थे। और भूत कुछ नहीं होता, ये भय का भूत होता है, भूत चीज है ही नहीं, यह डर बचपन से ही निकाल दिया। और ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत की कथा सुनाते, भक्ति भाव के जो प्रभु के आश्रय हो गया उसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। उस अध्यापक का ऋणी हूं कि भगवान का जो मार्ग दिखाया वो सदैव मेरे साथ रहा। 10वीं कैमले के हाई स्कूल से की, राजकीय उच्च विद्यालय कैमला पास में था 2 किलोमीटर। और पांडु पिंडारा रतिराम संस्कृत पाठशाला तीर्थ पे थी, जिसके महंत एक मेरे कुणबे से चाचा जी थे जो ब्रह्मचारी थे और वहां के महंत थे। वहां जाते ही धोती बांध दी, सफेद कुर्ता, सिर सफा चट, चोटा चोटा छोड़ के, और खड़ाऊं, और कर्मकांड वहां सिखाते थे। 35-40 विद्यार्थी वहां थे। कर्मकांड मैंने 3 महीने में सीख लिया। वहां रामराय से बच्चे आते थे। अमावस्या को मेला भरा करता था। अब भी पिंडदान होता है, सोमती अमावस्या का बड़ा महत्व है। लोग आटा दाल सीधा दे जाते हैं, उसी से सारा महीना वहां रोटी चलती थी, रोज दाल बनानी। वो आपने रुचि पूछी है खान पान की, तो पांडु पिंडारा में जो रहा वो सादा भोजन खाया, और इतना खाया तो उसके बाद तो जीवन में जो भोजन मिला उससे तो श्रेष्ठ ही मिला। अब भी घर पे बहुत अच्छा भोजन बना के मैडम कहती है कैसा लगा, तो मैं कहता हूँ पांडु पिंडारे वाले से तो बढ़िया ही है। दूसरे ये मिल गया, ये क्या छोटी बात है। कितने भारत के लोग हैं जिनको 3 टाइम खाना नहीं मिलता। तो ये तो मेरा खान पान, और बिल्कुल शुद्ध सात्विक, किसी तरह की भी व्यसनों से, उनसे मैं बिल्कुल दूर। कभी बीड़ी नहीं पी, ताश नहीं खेले, कोई ऐसी चीज नहीं है। सादा जीवन आज भी। जी डॉक्टर साहब, कोई रचना सुना दीजिए अपने लोक साहित्य से लेकर के जो आपको अच्छी लगती हाँ हो और आप सुनाना चाहें। रचना जब हिंदी में लिखने लगा था तो सबसे पहले गांव ही याद आता था शहर में, और वो कवि सम्मेलनों में सुनाता था।
बहुत दूर आ गया हूँ अपने गांव से, प्यार की उस ठंडी ठंडी छांव से। छोड़ा वतन था कमाने की खातिर, सपने सुनहरे सजाने की खातिर। कमर को पिता की सहारा मिलेगा, आंखों में माँ की सितारा खिलेगा। पत्नी की आशा भी होगी पूरी, बेटी की मनसा न रहेगी अधूरी। यही सोचकर मैं शहर में आया, जहाँ कोई ना अपना सब कुछ पराया। यहाँ भीड़ भारी रोशनी का चमन है, मरकरी लाइटें लगी हैं। यहाँ भीड़ भारी रोशनी का चमन है, ऊंची दीवारों में जिंदगी दफन है। याद आती मुझको मेरे गांव की, प्यार की उस ठंडी ठंडी छांव की। शहर की तो आबो हवा है निराली, जेबें भरी हैं दिल फिर भी खाली। आंखें हैं प्यासी मन में उदासी, ओठों पे नकली सजाई है हंसी। आना भाई साहब हंस के मुस्कुरा के। ओठों पे नकली सजाई है हंसी, हंसने का नाटक मनों में रुलाई। खुशी है यही तो अल्लाह दुहाई, एक पल नहीं है मुझे यहाँ रहना। पर सोचता हूँ लौटूं याद आती बहना। लौटा तो कैसे सजाऊंगा ढोली, कैसे मनेगी दिवाली और होली। बापू को कैसे सहारा मिलेगा, आंखों में कैसे सितारा खिलेगा। बेबसी की है चादर शहर की छांव की, बस यादें रहेंगी मेरे गांव की। बस यादें रहेंगी मेरे गांव की, प्यार की उस ठंडी ठंडी छांव। ये फिर हरियाणवी में लिखे, हिंदी में लिख के फिर हरियाणवी की तरफ प्रवृत्त हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लेखन का जो मूल विषय रहा है वो हमें थोड़ा संक्षेप में बताइए। कल्पना की उड़ान भरने में मेरा विश्वास नहीं है। यथार्थ से कोई ऐसी चीज जो श्रोता के दिल को सीधी लगे और वही जीवन वो जी रहा हो, वो ऐसा मेरा यथार्थ आधारित लेखन में मेरा विश्वास है। और उसमें चाहे वो किसी भी समय का लिखा हुआ हो, वो तत्काल उससे जुड़ा हुआ है। जो आजकल समाज देख रहे हैं तो इसमें यथार्थ पे आधारित है। शब्द कोश में शेष रह गए यारी प्यार वफा ईमान। गली गली हर चौराहे पे खुद गर्जी की सजी दुकान। यारी लोग बदलते ऐसे, कपड़ा जैसे किया स्नान। प्यार किराएदार सरीखा, दिनों महीनों का मेहमान। वफा दफा हो चुकी यहाँ से, खफा खफा सा हर इंसान। दया हया बिन दवा तड़पती, चंद टकों में बिके ईमान। रिश्ते रिश रिश राख हो गए, अपने भी दिखते अनजान। मनुज मनुज से दूर हो गया, बीच रह गया खाली स्थान। जाने दिल क्यों पत्थर हो गए, सोच सोच कर हूं हैरान। इंसानों की इस बस्ती से कहाँ खो गया है इंसान, कहाँ खो गया है इंसान। ये आज की सच्चाई है। तो ऐसे मेरी जितनी भी रचनाएं हैं वो बिल्कुल कड़वे सच पर और भोगे हुए सच पर और आप सब की साझी हैं, वो मेरी अकेले की नहीं है। जो आप जी रहे हैं वही मेरी रचनाओं का केंद्र बिंदु रहता है। डॉक्टर साहब, आपने हरियाणवी और हिंदी में जिन विधाओं पर काम किया, जी एक बार उनके बारे में बताइए और वर्तमान में उनका क्या भविष्य देख के चल रहे हैं, कैसा भविष्य मानते हैं, दोनों के बारे में हमें जानकारी। हिंदी में जो कुछ भी लिखा वो फिर ये गांव की छांव कविता लोक कवि सम्मेलनों में बड़ी लोकप्रिय हुई। तो फिर मुझे ध्यान आया, क्योंकि गांव से जो शहर में लोग आए हैं ये उनके मर्म को छूती है। और जिन्होंने गांव का प्यार देखा, गरीबी होते हुए भी जीवन हंसी खुशी जिया, सादा खाना सादा जीवन जिया, और शहर में आके सारा नकली हो गया, तो वो उनके हृदय को, उनकी संवेदनाओं को वो स्पर्श करती थी। तो मेरा पहला काव्य संग्रह, फिर मैंने सोचा पूरी किताब लिख दें, गांव की छांव, ये आया। और उसमें फिर एक एक 10 अध्याय थे। पनघट, खेत खलिहान, दंगल और तीज त्योहार और गांव पर शहर का कहर। उसमें गांव की सारे जनजीवन का चित्रण मैंने किया। और हरियाणवी में फिर हरा भरा हरियाणा, ये मेरा काव्य संग्रह आया। तो उसमें जो आपका प्रश्न है कि भविष्य क्या है, भविष्य में साहित्य तो सदैव समाज का प्रतिबिंब रहा है। जैसे जैसे समाज बदलता रहेगा वैसे वैसे लेखकों की लेखनी के शब्द बदलते रहेंगे, भावाभिव्यक्ति बदलती रहेगी। और साहित्य अपने आप में एक ऐसी संजीवनी है जो खुद का मार्ग खुद तय कर लेता है। इसमें बदलाव तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी साहित्य समाज से हट पाएगा, हट ही नहीं सकता। चाहे वो माँ निषाद प्रतिष्ठान तो मैं शाश्वती समा, वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक हो, क्रौंच का वध देख करके, माँ निषाद प्रतिष्ठान तो मैं शाश्वती समा,
यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो चाहे वो वाल्मीकि के हृदय से फूटी हुई करुणा हो, या वो पंत से वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। चाहे वो पंथ की संवेदना हो, अभिव्यक्ति हो, चाहे वो मेरा दर्द है, चाहे आपका दर्द है, और वही दया करुणा परोपकार, और ये शाश्वत मूल्य साहित्य में रहेंगे। भविष्य ऐसा ही है। पर जो कष्ट की बात है, आज साहित्य का पाठक लुप्त हो चुका है। लेखक की किताबें हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, और भी लिखते हैं, और उसे बड़े महंगे दाम पर छपवाते हैं, लोगों को निशुल्क भेंट करते हैं। कोई उसके टाइटल को मात्र देख करके अपनी लाइब्रेरी में सजा के रख लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी विडंबना है। और जब तक साहित्य को ना पढ़ा जाएगा तो व्यक्ति की, कवि की, लेखक की सारा का सारा उद्देश्य निष्फल जैसा लगेगा। अब तो पीएचडी भी ऐसे होने लगी कि गूगल से सिर्फ जो पॉइंट आपने देना वो ढूंढो और लिख दो। तो ये एक चिंता का विषय है, ये आज खूब चिंता। तो डॉक्टर, पाठक नहीं, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक तो वैज्ञानिक पद्धति जिम्मेदार है, और एक भौतिकवाद। समय की दौड़ में रुपया प्रधान हो गया, मूल्य पीछे हट गए। शाश्वत जीवन मूल्य, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, वो मूल्य तो अब किताबों में रह गए। बाहर रह गया कि मुझे शर्मा जी से काम है तो मैं शर्मा जी से संबंध रखूंगा, या उतने ही दिन रखूंगा जितने दिन मुझे काम है। काम होने के बाद फिर मेरी व्यस्तताएं इतनी बढ़ जाएंगी, फिर शर्मा जी कभी मिले, अरे भाई याद नहीं करते, अरे भाई क्या करें जीवन की दौड़ धूप में। अरे दौड़ धूप नहीं है यार, मेरा काम निकल गया, मुझे क्या लेना। तो ये जो चीज है, तो बड़ी ही, इसके ऊपर भी मैंने लिखा है कि लोग आकर के हमको छलते रहे, लोग आ के हमको छलते रहे, गिरगिट सा रंग बदलते रहे, हम मजबूर थे न बदलने को, वो सुबह शाम रोज ही बदलते रहे। तो ये लोगों के व्यवहार में भारी परिवर्तन है। ये साहित्य के लिए भी हानिकारक है और आम जीवन के लिए भी हानिकारक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो बात अभी आपने की, भौतिकवाद की बात की, और वर्तमान की जो बात आप करके चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवा साहित्यकारों को, या जो इस समय साहित्य में लगे हुए हैं, साधनारत हैं, उनको कुछ परिवर्तन करना अपेक्षित है, कुछ परिवर्तन कर लेने चाहिए? साहित्यकार बलात् कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, क्योंकि साहित्य तो हृदय से उमड़ता है। जो उमड़ कर नहीं लिखा गया वो तो कृत्रिम है। जो कृत्रिम साहित्य होगा वो समय के साथ बड़ा जल्दी लुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। तो इसलिए साहित्यकार को स्वंतः सुखाए भी और परहिताय भी लेखन निरंतर करते रहना चाहिए, न सोच करके कि इसका कौन पुरस्कार देगा ना देगा, कौन मुझे क्या समझता है, इधर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी भौतिकवाद ने आज जो फिल्मों में एंट्री करके, दंगल फिल्म और सुल्तान फिल्म और वेड चन्नू मन्नू ये जो आई, अरे पैसा भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया, और मुझे तो यह पता चला फिल्मी हीरोइनों ने हरियाणवी सीखने के लिए ट्यूशन रख ली है। तो साथ के साथ ये उपलब्धि हो रही है, हम बदलाव करेंगे और पैसा भी मिलेगा और वो जिंदा रहेगी वो चीज, लाभकारी हो। अभी वो यशपाल शर्मा ने पंडित लक्ष्मीचंद की फिल्म बनाई है, फौजी मेहर सिंह की फिल्में आ चुकी। हम अपना लेखन जो कुछ कर रहे वो तो करें ही, साथ में जो समाज मांग रहा है वो भी क्यों ना करें, उससे भी हमारा नाम भी होगा, पैसा भी मिलेगा, और हम सत साहित्य के तो प्रहरी हैं ही हैं, वो तो हैं ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो हमें समाज उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, आधुनिकता से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है ये। क्योंकि मैं भी कई स्क्रिप्ट लिख चुका और उनमें मुझे पैसा अच्छा मिला है। स्क्रिप्ट लिखी जो इधर एक कांडी परियोजना आई 400 करोड़ रुपए की, यमुनानगर से आगे जंगल सुधार की हरियाणा में, कई गांव में देहात में दवाइयों के उसके, तो उससे मैं वो परहेज नहीं करता। लेखनी तो मेरी चलनी है, अगर मेरी लेखनी मेरी आजीविका भी दे, मेरी पुस्तकों के प्रकाशन का खर्चा भी दे और मेरा मान सम्मान भी बढ़े, तो आधुनिकता से उस दृष्टि से नफरत या परहेज या वो नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल वो ही केवल केंद्र बिंदु भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने
लोक साहित्य के ऊपर विस्तृत काम किया है। एक बार उसके बारे में हमें जानकारी दें, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो मैंने श्रेष्ठता संस्कृत साहित्य में पढ़ी थी, नव पलाश पलाश वनम पुर स्फुट पराग परागत पंकजम ससुरभिम सुरभिम सर मनो भरई मृदुलतांत लतांतमलोकयत, यानी अनुप्रास के ये उदाहरण थे। और कबीर को खूब पढ़ा भी है और मैं कबीर का उपासक भी हूँ। और उसने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। पाए और मिलाए को लेकर और भावों को लेकर उन्होंने कह दिया कि ये कबीर तो भाषा का डिक्टेटर था। मैं था तो गांव की जड़ से सांग देखे थे, लोग कवि देखे थे, उनकी कविताएं पढ़ी थी, रचनाएं पढ़ी थी। और मैंने उस साहित्य में प्राध्यापक बनने के बाद या मेरा ध्यान उधर जब ये गया, अरे जो हरियाणवी लोक साहित्य में श्रेष्ठता है वो तो ना मुझे संस्कृत में मिली, ना अंग्रेजी में मिली और ना ही हिंदी में मिली। ये मेरी गर्वोक्ति नहीं है, ये मेरे अध्ययन का परिणाम है कि मैं यूनिवर्सिटी के सेमिनारों में, संगोष्ठियों में, शोध पत्रों में हर एक जगह जाकर इस बात का प्रतिपादन करता हूं, करता रहूंगा। उसी का ये परिणाम है जो आज आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने उस हरियाणवी लोक साहित्य की श्रेष्ठता और उन अनपढ़ कवियों की रचनाओं की श्रेष्ठता हर जगह मुक्त कंठ से मंच के ऊपर कही है कि कोई इसकी टक्कर का अगर आप पे रचना अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो, संस्कृत की हो तो कृपा करके आप तराजू में रखने की कोशिश करें, फिर आप तोल के देखिए। जैसे ये एक तरफ तो पाए और मिलाए का अनुप्रास आपने देख लिया, संस्कृत का देख लिया, अंग्रेजी के द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, केवल डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, आई हैव गो टू माइल्स अवे बिफोर आई स्लीप। कीप, डीप और स्लीप से अनुप्रास बन गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। अरे हरियाणा का कवि क्या लिखता है, जगदीश चंद्र वत्स ऐचरे वाला, जन जन उसकी जानता है, आपको भी याद है। सुख छोड़े दुख घने जगत में भोगे भोग सर रानी, किस किस के दुख दूर करे जा दुनिया दुखी फिरे रानी। अब देखिए, कीड़ी कण बिन हाथी मन बिन नागण फण बिन दुखी रहे, सती सजन बिन बाज जनन बिन चकवी मिलन बिन दुखी रहे, विषय विषय बिन इंद्री मन बिन भूखा अन बिन दुखी रहे, केरी बन बिन शूरा रण बिन निर्धन धन बिन दुखी रहे, एक पंछी गगन बिन दुखी रहे जब पिंजरा आन गिरे रानी, किस किस के दुख दूर करे जा दुनिया दुखी फिरे रानी। इससे बढ़िया अनुप्रास अगर किसी भाषा में किसी विद्वान के पास हो, और ये तो एक नमूना है। एक और कवि पंडित भोलेराम, मेरे ही गांव का था, अलीपुर खालसा का, वो पैरों से दीवार गिर गई तो चल नहीं सकता था, वो लिखा करता था और मैं छोटा बच्चा उसके इर्द गिर्द उसके पोते के साथ खेलता था। उसकी शक्ल भी याद है, उसकी रचनाएं बाद में मुझे मिला रहे। मेरे तो गांव में जो था भंडार भरा हुआ था। शिव स्तुति देखिए, अनुप्रास, देव निरंजन शैलपति शिव शंकर जग प्रवेश तुही, दृग लोचन लाल विशाल भाल कालन के काल महेश तुही। अब देखिए तीसरा शब्द, वट वृक्ष बड़े फल फूल जड़े थारे पास खड़े भारी तन के, महादेव तपे कई कल्प टपे हरिओम जपे नित बचपन के, सिर जटा जूट रही घटा ऊठ जैसे अटा टूट बादल घन के, उन बीच गंग पी भंग दंग सब रंग खिले थारे मन के, तुम अजर अमर ना करो उजर करो मेर नजर आदेश तुही, दृग लोचन लाल विशाल भाल कालन के काल महेश तुही। ऐसी असंख्य रचनाएं मेरे सामने आई और गांव गांव जाकर के पांडुलिपियां संग्रह करके आया। वो जो स्वर्गवासियों के पुत्र से मिल गई, शिष्य से मिल गई, किसी से, बीसियों की मेरे पास हैं, उर्दू की भी हैं। मैंने 19 विद्यार्थियों को एमफिल कराया, 4 को पीएचडी कराया। तो इसमें मेरी गहन रुचि बढ़ते 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 इस हद तक चली गई कि मैं, आप जैसे लोग मुझे हरियाणवी लोक साहित्य में, जैसा आपने शुरू से ही कहा, कि आदर देने लग गए। और ये माटी का, माँ का, माँ बोली का, हरियाणा की माटी का, और ये रत्न जो छिपे पड़े हैं, इनको लाला करके आप सबके सामने लाना, ये मिशन मेरा पिछले 30 साल से लगातार जारी है। खुद भी फिर हरियाणवी में लिखने लग गया उसमें जाकर के। तो इस तरह से इस लोक साहित्य में रुचि बढ़ी। फिर नाटक भी लिखे, ढलती फिरती छाया, हरा भरा हरियाणा, 45-50 ऐसे ही सामयिक उसके अंदर, आप भजन भी कह सकते हो, उसकी काव्य रचनाएं काव्य संग्रह में आया। और हिंदी में मेरी कहानियां भी आई, वार्ता भी आकाशवाणी से प्रसारित हुई, दिल्ली दूरदर्शन से परिचर्चा भी आई, और एक हरियाणवी फिल्म बनी थी 8वां वचन, उसके गीत भी मैंने लिखे। तो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी को बखूबी जानते हुए, सारा
केंद्रित जो है वो लोक साहित्य पर मेरा रहा है सारा का सारा। और वैसे अब भी कविताएं हिंदी में भी लिख लेता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हरियाणवी से विशेष लगाव रहा, क्योंकि वो मेरे रोम रोम में समाई हुई थी, उसी की रोटी खाई थी। गांव में वही सांग देखे थे, वही रामलीलाएं देखी थी, तो बड़ा आनंद उसमें ज्यादा आता है थोड़ा। जी, ये मेरी लोक साहित्य के प्रति रुचि का कारण रहा। तो डॉक्टर साहब, आपने इतना विस्तार से काम किया है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति काम करने के बाद उसका एक आंकलन करता है, उसके बारे में बैठ के सोचता है कि कितना काम किया, कैसा लगा। तो लोक साहित्य में जो आपने काम किया है, उसकी क्या उपलब्धि आप मानते हैं? मैं आपको बड़ा सच बताऊं कि आज से 30 साल पहले जो भी रफ कॉपी या रजिस्टर पड़े थे, तब तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मैंने साहित्य के क्षेत्र में आगे जाना है कि नहीं जाना है। मैं तब भी हरियाणवी के लिए बैठे बैठे 5-4 पेज लिख दिए। गांव का वो अपने आंगन का चित्र कर दिया, नीम के पेड़ हैं, नीचे चारपाई पड़ी है और उसकी पायत ढिल्ली है, और उसमें बैठने वाले को ये भी पता ना चले नीचे बैठा ऊपर बैठा, साथ में जिसका उक्का नहीं वो उकटी है, औरतें भी उकटी पी रही हैं। वो चित्रण मैंने हरियाणवी में उस समय भी लिखे थे। और ये जैसे आगे बढ़ता गया तो मेरे अंदर ये पीड़ा थी कि हरियाणवी इतनी उत्तम होते हुए भी इसका सम्मान क्यों नहीं। खुद भी लिखा, फिर जैसे ही मैं चला आगे, फिर शोध के क्षेत्र में भी गया, आगे गया, तो मुझे जो आदर्श मिले, डॉक्टर शंकरलाल यादव और देवी शंकर प्रभाकर, इन लोगों ने तो पगडंडी बनाई थी। और हृदय से मैं डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा और रामफल चहल, इन्होंने जो हरियाणवी लोक साहित्य को जिंदा किया, उसका विशेष रूप से अनुरागी भी हूँ और प्रशंसक भी हूँ। और वो मेरी पीड़ा जो थी वो उनके हृदय में मेरे से पहले आ चुकी थी, और वो इस पर काफी काम कर चुके थे। और मैं चाहता था कि हरियाणवी फले फूले। और आज तो ग्रंथावलियों पे ग्रंथावलियां आ गई हैं, मांगेराम ग्रंथावली, मेहर सिंह की, बाजे भगत की, चंद्रबादी की, और भी बहुत लोगों की आ रही हैं। अब तो मेरे से भूमिका लिखवाने आते हैं ग्रंथावलियों की। तो मुझे ये बेहद खुशी है कि जो मेरा सपना था वो मेरे जीते जी पूरा हो गया। अब हरियाणवी रोक के नहीं रुकेगी, इसकी महत्ता जग जाहिर हो चुकी है। और आज के लेखक खूब लिख रहे हैं, और कुछ तो बहुत ही अच्छे लिख रहे हैं। गजल भी लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। और भले ही उनका नाम ज्यादा लोग नहीं जानते हो, लेकिन आने वाले समय में उनकी खूब पूछ भी होगी, और वो साहित्य में कहीं न कहीं स्टैंड करेंगे, वो दिखाई देंगे। तो शर्मा जी, कोई ऐसी घटना कोई जिसका जिक्र आप यहाँ करना चाहें साहित्यिक जीवन से? हाँ, व्यक्तिगत जीवन में मेरी 2-3 घटनाएं मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। आपको मैंने सबसे पहले बता दिया कि मैं बड़े सादे से पाठशालाओं से चला हुआ विद्यार्थी, और वाजपेयी जी की सरकार में करनाल से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ID स्वामी जी बन गए। और वो उन्होंने जैसे ही हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं, तो उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वो हिंदी सलाहकार समिति के 5-4 सारे भारत से नियुक्त होने थे। और वहां जो दिल्ली में बैठे थे लोग वही कागज जमा करा लेते थे, वही बन जाते थे। और उसमें फिर ID स्वामी जी के पास से वो फाइल गुजरी, तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे, मेरी उपलब्धियों को उन्होंने मुझे मेंबर बना दिया। तो सबसे पहले मीटिंग जब उड़ीसा में हुई, मैं जहाज में गया, पहली बार मैं जहाज में बैठा। तो जहाज में उससे पहले बैठा नहीं, पहले तो गांव में जब जहाज ऊपर से जाता है दौड़ के देखते थे कि जहाज जा रहा है। बैठा तो उसमें वो जैसे ही थोड़ा सा जब उठा, तब तो लगा, ऊपर जाके वो स्थिर सा हो गया। मेरे पास में एक सरदार जी बैठे थे, मैंने कहा भाई साहब ये चल भी रहा है कि नहीं? वो बोले नहीं चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो स्टाफ की जो थी, क्या बोलते हैं उसको, एयर होस्टेस है, वो खाना वाना देने आई। हाँ, अब आगे तो कुर्सी है और बैठने की जगह कुछ नहीं। मैंने रुमाल निकाल कर अपने घुटनों पैसे बिछा लिया। वो सरदार जी समझ गए कि ये पहली बार जहाज में आया। उन्होंने अगली सीट से वो खोला तो उससे वो टेबल सी बन जाती है, वो खाना लिया और जहाज में गए। 5 स्टार होटल में ठहरे। और मैं सच कहूं, तब से पहले मैंने अंग्रेजी सी टॉयलेट देखे ही नहीं थे। मैं धर्म संकट में भी रहा, जैसे तैसे काम तो चला लिया। गया तो मैं सलाहकार समिति का सदस्य, जिसने IAS लोगों पे डांट मारनी है कि हिंदी का विकास क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मजाल है, क्या वो है। वो तो मुझे वो अफसर समझ रहे, और मैं उनसे ऑर्डर रहा कि तू आ गया कहाँ।
वो मेरी बढ़िया वक्त करें, सर जी कुछ चाहिए जी, ये जी वो जी। तो मैंने अपना डर तो प्रकट नहीं किया अंदर ही अंदर, लेकिन वो जो अनुभव 5 स्टार होटल का, उस जहाज का, और मुझे वहां जगन्नाथपुरी घुमाया कार दे के, बहुत उसने बड़ा अच्छा अनुभव, विस्मरणीय, विस्मरण योग्य नहीं, अविस्मरणीय है। एक है पांडु पिंडारा से जींद पेपर देने गया था, धोती कुर्ते में, और मेरे को उठा के जो फ्लाइंग की थी नकल वाली, उसने चेक किया था। नकल तो कहाँ, पता ही नहीं था नकल क्या होती है। और प्रोफेसर बनने के बाद उसी जींद के गवर्नमेंट कॉलेज में उसी कमरे में फ्लाइंग का कन्वीनर बन के जब गया, तो मेरी आंखें नम हो गई कि ये पांडु पिंडारा का विद्यार्थी, ये शास्त्री, ये अमावस्या के मेले पे मेला देखने वाला बच्चा आज है। क्या वो पल भी मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। तो डॉक्टर साहब एक बड़ा जरूरी सा सवाल है कि साहित्य को या लेखन को आप ईश्वर का वरदान मान के चलते हैं या मेहनत से किया जाने वाला कोई कार्य मान के चलते हैं? ये प्रश्न बहुत आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से है। और मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, तो काव्य शास्त्र के लिखने वाले जो मम्मट और आचार्य विश्वनाथ और ये लोग थे, उन्होंने अपनी कोई भी वो काव्य शास्त्र लिखने से पहला प्रश्न यही था जो आपने पूछा है कि भाई अभ्यास का है या ये प्रतिभा का है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास हेतु तदुद्वय। शक्ति, सबसे पहले तो काव्य लिखने की शक्ति का बीज कहीं विद्यमान हो, ये उसमें शक्ति का विस्तार तो उल्लेख नहीं। मैं इसको ये समझता हूं कि हृदय इतना संवेदनशील हो कि किसी भी घटना से झिझोड़ा जाए। निपुणता, शक्ति, निपुणता, लोक और शास्त्र का ज्ञान। देखिए शक्ति भी हो, शक्ति तो प्रारब्ध से भी आती है, हृदय में संवेदना ये बनाए से तो बनती नहीं है, ये तो या तो परिवार से आ गई या जन्मजात होगी या ऐसे, ये कृत्रिम चीज नहीं। शक्ति, निपुणता, सावधानी, लोक शास्त्र, लोक और शास्त्र का ज्ञान, काव्याद्यावेक्षणात् और काव्य आदि। ये जो अनपढ़ हरियाणवी कवि थे, ये भी गुरुओं के चरणों में बैठ के सीखते थे, अनपढ़ अंगूठा टेक, और गुरु ने भजन की काट और तोड़ और तुकबंदी ये सारी सिखाता था। काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास है, और काव्य मर्मज्ञ के पास बैठ के अभ्यास। हेतु तदुद्भवे, काव्य के लिए ये हेतु मूल कारण है। इनमें से अगर आप में शक्ति नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, आपको ज्ञान नहीं लोक का और शास्त्र का, कुछ नहीं कर सकते। और काव्यज्ञ का शिक्षा का अभ्यास उसे मांझ देता है। हमारे भी साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर शास्त्री जी हैं, बहुत पुरस्कार ले चुके संस्कृत के विद्वान हैं, और भी जो मेरे से पूर्व जिनको मैं आदर करता हूं और जिनकी रचनाएं मुझे प्रभावित करती हैं पढ़ते ही एकदम से, तो ये फिर मेरी रचनाओं में भी उसका पूरा का पूरा प्रभाव आता है, बिल्कुल आता है। ये उसके मूल कारण है। जी, तो डॉक्टर साहब कोई रचना जो आपके मन मस्तिष्क में, जैसे अभी एक हरियाणवी कविता आपने सुनाई थी, तो ऐसी कुछ रचनाएं होती हैं जो दिमाग में हमेशा रहती हैं, चलती रहती हैं, कोई ऐसी रचना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, ये इसे आप अब दूसरे शब्दों में ये कह देते हैं कि भाई मास्टरपीस होती हैं ये। बिछुड़ गए जो इस मेले में वो साथी कब मिलते हैं, गंगधार में दीप बुझे जो कहो पुनः कब जलते हैं, पतझड़ आया फूल झड़े जो नहीं चमन से मिलते हैं, टूटे बीच निशा में तारे नहीं गगन से मिलते हैं, सीमा पर तज प्राण गए जो नहीं वतन से मिलते हैं, मिट जाते अंधियारों में उन्हें नहीं कफन तक मिलते, जब दिल में हो प्रीत नहीं कहा नयन नयन से मिलते हैं, आंख से आंख मिलती नहीं, सब बेबस हैं जगरीत के आगे, ईश्वर की उस जीत के आगे, सिर किए नमन सब चलते हैं, सिर किए नमन सब चलते हैं, बिछुड़ गए जो इस मेले में वो साथी कब मिलते हैं, बिछुड़ गए जो इस मेले में वो साथी कब मिलते हैं। तो ये इसी तरह से फिर इसका पॉजिटिव रूप भी है, और भी भले ही ना मिले, बिछुड़ गए हम इस मेले में, बिछुड़ गए हम बीच डगर में, बिछुड़ गए हम बीच डगर में, इसका कोई गम नहीं, 4 कदम तो साथ चले हैं ये भी तो कोई कम नहीं। आगे देखिए, चकोर निहारे चांद रात भर कहो उसको क्या मिलता है, चकोर चांद को देखता है, क्या संबंध है, प्यार का संबंध है, बस एक तरफा ही सही।
चकोर निहारे चांद रात भर, कहो उसको क्या मिलता है। उदित भान हो नील गगन में, दूर कमल क्यों खिलता है। क्या संबंध है कमल का और सूरज का, है एक तरफा ही सही। चातक को एक चाह बूंद की जीवन भर तड़पाती है, लिपट पतंगा मरे क्षमा पर, कब दया क्षमा को आती है। डूब गए हम इस दरिया में, पर यादें लेकर साथ चले हैं, जो रोते बैठ किनारे पर, हम दीवानों से लाख बल्ले। जिसने एंट्री नहीं करी उनसे तो हम अच्छे हैं। जीवन भर दिल में याद रहेगी, हम मिला करेंगे सपनों में। ये कोई छोटी बात नहीं, तुम समझोगे हमें अपनों में। ये कोई छोटी बात नहीं, तुम समझोगे हमें अपनों में। ये तो मेरे कुछ हिंदी के नमूने थे। अब हरियाणवी पे आता हूं मैं। और एक और रचना जो भक्ति की है, क्योंकि भक्ति से ही मैंने शुरू किया था कि भाई भक्ता की लाज बचावनिया, वो क्यों कर देगा टाल। जब जब पड़ जाए विपत भगत पे, वो आपे करे संभाल। चीर रहे थे भरी सभा में, कट्ठे हो बेईमान, भीषम द्रोण न आंख मूंदली, भूल भगत का ध्यान। पांडव नाड़ तड़े न गोगे, घूंट लिया अपमान। और बिलख पुकारा उस द्रौपद ने, बिलख पुकारा उस द्रौपद ने, धर कृष्ण का ध्यान। आण बचा ली लाज दुखी की, गुस्से वस्त्र में नंदलाल। जब जब पड़ जाए विपत भगत पे, वो आपे करे संभाल। प्रहलाद भगत की जान लेने, हिरना कुछ न करी बदी। सारे बाणे बालिए फिर भी नहीं एकते तान सदी। कुफर बाप ने करा बेटे पे, भरी पाप की खूब नदी। लाल खंभ के बंधन लागे, जिंदा रहे ना फेर कदी। नरसिंह बन के चीर बगाया, आण खींच दी खाल। जब जब पड़ जाए विपत भगत पे, वो आपे करे संभाल। गज और ग्राह का जल के अंदर खूब होया संग्राम। सारा जोर ला लिया गज ने, फेर सरयाना काम। सारा कुनबा खड़ा लखावा, लगा होने काम तमाम। जो बर सूंड रही जल ऊपर, फेर लिया हरि नाम। आण ग्राह की नाड़ काट दी, भरे खून से ताल। जब जब पड़ जाए विपत भगत पे, वो आपे करे संभाल। बिलनी के बेर सुदामा के चावल, घने चाव से खावे। सत पकवानी का ठोकर मारा, साग विदुर का भावे। दुर्योधन का खाना नहीं खाया, विदुर का साग खा लिया था। अपने भगत का मान बढ़ा दे, बिन नुंदे का रावे। कांटा न दे काट छांट, फुल्ला की सेज सुहावे। और बाल किशन पे दया गढ़ी कर रखा माला माल। जब जब पड़ जाए विपत भगत पे, वो आपे करे संभाल। ये इसी तरह की समाज के लिए और भक्ति के लिए, यथार्थ के लिए मेरी हरियाणवी की 50-55 रागड़ियां हैं। नाटक है ढलती फिरती छाया, वो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये मेरे कुछ हरियाणवी के नमूने थे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हुई और अब हम चाहेंगे कि चलते चलते इस साक्षात्कार को समाप्त करने से पहले एक साहित्यकार की तो बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन साहित्यकार के साथ साथ हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज में जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको देख करके कई बार पीड़ा होती है और कुछ कहने को मन करता है। अगर आपसे हम जानना चाहें कि आपके मन में क्या है समाज के लिए, अपने आस परिवेश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो एक बार अपनी बात को शब्द दें। मैं ये कहना चाहता हूं एक मनुष्य के नाते और व्यक्तिगत रूप में, मेरे जो पिताजी ने मुझे कहा था, या जो उसके आदर्श थे मेरे पिताजी के, कि बेटे एक तो बेईमानने की कमाई, अपनी बेईमानने का पैसा अपनी कमाई में मत आने देना, तेरी ने भी खो देगा। बहुत अनपढ़ होते हुए भी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि बेटे बेईमानने का पैसा अपनी कमाई में मत आने देना, तेरे वाली ने भी खो देगा। मैं उस पर निरंतर आचरण कर रहा हूं। दूसरा, किसी की आत्मा ना दुखाना, गरीब की तो दुखाना ही दुखाना ना, किसी की भी आत्मा मत दुखाना। ये आज हर मनुष्य के लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अखबार हम पढ़ते हैं, टीवी हम देखते हैं और उसमें अपराधी से पूछते हैं कि अपराध कैसे किया, कि जी क्राइम पेट्रोल देख के किया। भाई इतने उसका एंड तो देख लेना था, पूरी स्टोरी तो इतना बना ली क्राइम पेट्रोल की, वो एंड जब पुलिस के हथे चढ़ा रुगलना पड़ा वो ना देखा तने। ये सोच लेता कि वो भी होगा तो तू करता ही ना। और चाहे भाई कोई करोड़ों के भ्रष्टाचार कर गया, चाहे लाखों के कर गया, चाहे कुछ, परिणति कहाँ है, वही तो हो रही है आके एंड, तो फिर वही रिजल्ट तो उसका बुरा ही है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो यदि आदमी सीधे रास्ते पे चल के इतनी सफलता मिल सकती है, जैसा मैं बड़े भगवान के धन्यवाद सहित ये बात कह रहा हूं, तो फिर छल कपट की आवश्यकता क्या है। तो जो लोग छल कपट करते हैं वो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं जाकर के उनको एक दिन ये सोचना होगा कि मैंने जो किया था वो गलत किया था,
और जो सत्य मार्ग पे चलेगा वो निर्भय होकर चलता रहेगा, उसे कहीं भी डरने की जरूरत नहीं। सीधे रास्ते चलो, 100 मील तक एक्सीडेंट नहीं, रॉन्ग साइड चलते ही 5वें कदम तक ही एक्सीडेंट की संभावना है। ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के रूप में और सभी को ही कहना चाहता हूँ। सबके अंदर परमात्मा का निवास है, वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है वो बता देता है, हम मानने ना मानने ये हमारे बस की बात है। जी, तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, और मैं अपनी ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं इतना समय देने के लिए, और एक बार फिर आपको बधाई देते हैं साहित्य अकादमी के सम्मान के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।